Welcome friends. Today we will discuss one of the important topic which is in news. Yeah, it's true. China's economic crisis, China's economic turmoil. क्या है देखते हैं इस वीडियो में. Let's start. इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना का प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्यों न्यूज में है, उसके पीछे के रीजन क्या है, शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के वो क्या चाहते हैं, यूएसए का एटीट्यूड क्या है, चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस का दुनिया पे क्या परिणाम होगा. Obviously, then we'll discuss solution and as usual mains questions and prelims questions. So let's start discussion. First of all, now चाइना का अगर आपने देखा रहेगा तो ग्रोथ स्टोरी बहुत ही बढ़िया है. 1978 में ये ग्रोथ स्टोरी जो स्टार्ट हुआ है डेंग जियोपिंग के साथ, वो 40 साल तक कंटिन्यूस रहा था. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ग्रोथ स्टोरी इन द हिस्ट्री. ऑन एन एवरेज 9% का ग्रोथ इतना सुपेरियर हुआ है, ना बहुत ही रेयरली हुआ है. कहाँ कहाँ हुआ ये? फार्म रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों के इनकम बढ़े. इतना ही नहीं, 800 मिलियन के आसपास लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से भी बाहर निकाला है. दैट इटसेल्फ मीन्स चाइना ने बहुत ही बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिखाया है. इतना परफॉर्मेंस कि जो चाइना 1980s में यूएस के इकोनॉमी का सिर्फ 10% था, आज वो है 3/4 साइज. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1980 में वो यूएस के इकोनॉमी का सिर्फ 10% था और आज है 3/4. मतलब आज यूएस इकोनॉमी अगर 23 ट्रिलियन के आसपास है तो चाइना की 18 ट्रिलियन के आसपास है. इतना चाइना ने अच्छा ग्रोथ किया है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर डिस्कस क्या करना है, इश्यू क्या है. लेट अस सी इन डिटेल. इश्यूज कहाँ हुए? पहला तो कोविड की पॉलिसी और कोविड का इशू. कोविड को बहुत स्ट्रिक्टली किया था, जो लोगों ने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से बाद में रोल बैक भी करना पड़ा. तो कोविड के इश्यूज भी आ गए. पहला वो तो दुनिया भर था, बट दूसरा इकोनॉमी बाद में बाकी कंट्रीज की तो ग्रो करने लगी, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, ऑल. बट चाइनीज की इकोनॉमी जस्ट 3% के आसपास ग्रो कर रही है. और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज हाउसिंग प्राइसेस आर फॉलन. प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं. यूं में से कि सब बहुत अच्छी बात है, लोग खरीदेंगे. नहीं, वही नहीं हो रहा है. कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. कंज्यूमर प्राइसेस फेल हो रहा है. प्लीज, आपको शायद लगेगा कि सर अपने यहाँ तो हम महंगाई के लिए सरकार को बार बार जिम्मेदार देते, यहाँ तो उल्टा रह रहा है कि महंगाई कम होती जा रही है. यही इसी को कहते हैं डिफ्लेशन. बिजनेस इन्वेस्टमेंट डाउन हो चुके हैं, एक्सपोर्ट डाउन हो चुके हैं, लोगों में मोटिवेशन नहीं है. सो ये सारी चीजें आज चाइना में हो रही है. लेट अस डिस्कस और डेप्थ में एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है ये डिस्कस करते हैं. इन्फ्लेशन तो हम हमेशा सुनते हैं. इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है जो चीज पहले 100 रुपए को मिलती थी अभी 110 को मिल रही है. मतलब क्या? प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जिसे हम बार बार कहते हैं. बट डिफ्लेशन वैसा नहीं था. डिफ्लेशन मतलब जो 100 रुपए को मिल रही थी वो 70 को मिल रही है या 60 को मिल रही है, बट फिर भी लोग उसे परचेस नहीं कर रहे हैं. कहा जाता है कि इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन ज्यादा खतरनाक होता है और आज की तारीख में बोला जा रहा है कि चाइना डिफ्लेशन की तरफ तेजी से बढ़ता है या ऑलरेडी जा चुका है. कैसे? अगर ये आप ग्राफ देखेंगे तो ऊपर ऑप्टिमिज्म है और नीचे पेसिमिज्म. आज चाइनीज लोगों में क्या दिख रहा है? मोर ऑफ पेसिमिज्म. मतलब परचेस करने की इच्छा नहीं है, स्पेंडिंग कम कर रहा है. पैसे रहेंगे तो भी बैंक में रख रहे हैं, लेकिन चीजें नहीं खरीद रहे. मतलब मैं ना ही गाड़ी खरीदूंगा, ना ही फ्रिज खरीदूंगा, ना ही घर खरीदूंगा. ये इश्यूज होते जा रहे हैं. देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये जापानिफिकेशन कहाँ से बीच में आ गया? अभी तो हम चाइना डिस्कस कर रहे हैं, तो जापान कहाँ से आ गया? लिसन केयरफुली. कुछ ऐसी चीज जापान में भी हुई थी 1980s 90s में. सो कुछ लोगों को लगता है कि सर जापान में भी तो ऐसा हुआ था, तो शायद जापान उभर कर आ गया, तो चाइना क्यों नहीं आएगा? लिसन, दोनों में बहुत अंतर है. इवन उस वक्त का जापान भी चाइना से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था. चाइना इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट होगी, बट लोग वहां के गरीब ही है. सो लिविंग स्टैंडर्ड अगर देखेंगे तो जापान के उस वक्त काफी अच्छे थे. और चाइना में बाकी भी प्रॉब्लम्स है. क्या? वीक डिमांड एंड हेवी डेट.
एंड ऑब्वियसली जी जिनपिंग जो है उनकी सेंट्रलाइज पावर, ये तो और एक बड़ा इशू है ही। सो इसे जापान से कंपेयर करके वो आंसर मिल सकता है क्या? मोस्टली आंसर नहीं मिल सकता आपको। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये क्या है? डोंट यू थिंक किसी भी कंट्री का एक बहुत बढ़िया चीज होता है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज उसकी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना फायदा होता है, और यही चाइना का एसेट था। बट अभी ये ग्राफ दिखा रहा है कि लेबर फोर्स, अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है? ये ट्रेंड रिवर्स दिखा रहा है। मतलब क्या? धीरे धीरे चाइना का लेबर फोर्स नीचे आ रहा है। लिसन केयरफुली, चाइना का लेबर फोर्स नीचे आ रहा है, मतलब चाइना बहुत ही जल्द पीक पे जाने से पहले ही एजिंग पे जा रही है। अगर लेबर फोर्स कम हो रहा है इसका मतलब वर्किंग पीपल कम हो गया, बट इसका मतलब ये भी हो गया ना कि एजेड लोग ज्यादा हो गए। और अगर एजेड लोग ज्यादा हो गए तो उसका दूसरा मतलब है जो वर्किंग लोग हैं उन्हें ज्यादा पैसा किसके ऊपर खर्च करना होगा? इन्हें संभालने पे। एंड दैट्स रीजन चाइना ने क्या किया है? चाइना ने कहा है कि अभी वन चाइल्ड पॉलिसी से टू चाइल्ड पॉलिसी। अभी रिसेंटली तो हमने सुना कि थ्री चाइल्ड। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मशीन। ये बात हमेशा ठीक तरह से याद रखो। ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन, दे शुड बी ट्रीटेड इन अ ह्यूमन मैनर ओनली, नॉट लाइक अ मशीन की आज एक बच्चे का पॉलिसी, कल दो बच्चे का, कल तीन बच्चे का। सो आज इसका ये इश्यूज हो रहा है कि जिसके वजह से नए कपल्स या नए मैरिड लोग बच्चे नहीं चाहते या कम बच्चे चाहते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स। तो ये एक इशू बहुत चाइना को बहुत तेजी से परेशान कर रहा है। दूसरा है चाइना का प्रॉपर्टी क्राइसिस। यू में से कि प्रॉपर्टी क्राइसिस क्या इतना बड़ा है? यस। एक ज़माना था 2007-8 में जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, और दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, लेहमैन ब्रदर्स वगैरह बहुत बड़े-बड़े बैंक्स फेल हो चुके थे। उस वक़्त चाइना ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाया था। तो कहा जाता था कि चाइना ने दुनिया को काफ़ी हद तक बचाया। बट आज वही चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस में गया है। यू में से कि कैसे सर? सी प्रॉपर्टी क्राइसिस क्यों? क्योंकि चाइना में प्रॉपर्टी का बूम क्रिएट हो चुका था। बहुत प्रॉपर्टी बिल्डअप हुआ था, लोकल गवर्नमेंट और बाकी सारे बहुत बड़े-बड़े कंपनी जिसमें एवरग्रांडे, काउंटी ग्रीन, काउंटी गार्डन वगैरह बहुत बड़ी कंपनी कि लिटरली प्रॉपर्टी का जीडीपी में शेयर काफ़ी बड़ा है। अब अगर समझो कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं, लिसन, प्रॉपर्टी के प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं, सेल कम हो रहा है एंड लोग भी परचेज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं? बिकॉज लोगों को लग रहा है कि भाई फ्यूचर में और कम हो जाएंगे तो वेट करते हैं। इससे बिल्डर के पास पैसे नहीं आएंगे और प्रॉपर्टी डीलर्स के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो लोन नहीं चुका सकेंगे, और अगर लोन नहीं चुका सकेंगे तो ऑब्वियसली पेमेंट डिफॉल्ट होंगे। अगर पेमेंट डिफॉल्ट होंगे तो क्राइसिस हर जगह पे होगी, और वही क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है कंट्री गार्डन से। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप ठीक तरह से देखेंगे ये ग्राफ, तो 2000 से आज तक अगर आप देखेंगे तो ज़मीन या जगह की प्राइसेस कहीं जगह पे 2 गुना तो कहीं जगह पे 3 गुना या ज़्यादा बढ़ा है। सो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो ये प्रॉपर्टी बबल बस्ट होने ही वाला था, वो हो चुका है। तो ये है चाइना का प्रॉपर्टी क्राइसिस। नेक्स्ट है शैडो बैंकिंग। यू में से कि सर बैंकिंग सुना था, ये शैडो क्या है? शैडो बैंकिंग मतलब क्या होता है? ये काम करते हैं कहाँ पे? आउटसाइड द ट्रेडिशनल रेगुलेटेड बैंकिंग। मतलब अपना ट्रेडिशनल बैंकिंग जो होता है उसे रेगुलेट करता है। अपने भारत में कौन करता है? आरबीआई करता है। बट ये जो है ना ट्रेडिशनल बैंकिंग के बाहर काम करते हैं। क्या काम करता है? लेंडिंग का काम करता है, क्रेडिट इंटरमीडियरी, ब्रोकर्स। और इन्होंने भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया था और काफी पैसा दिया था, और अभी डर है, अभी इन्होंने डिफॉल्ट या ये डूबने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये साथ साथ सभी को लेके जाएंगे। तो शैडो बैंकिंग का भी बहुत बड़ा इशू हो रहा है। उस वक्त भी हुआ था 2007-8 में, उसके बाद काफी स्ट्रिंजेंट मेजर्स ग्लोबल लेवल पे लिए, बट चाइना में ये इशू अभी उभर के आया है। नेक्स्ट, चाइना का जो यूथ है, और यूथ किसी भी देश का वही सबसे बड़ा होप होता है, बिकॉज यूथ ही होता है होप ऑफ द फ्यूचर। और यही यूथ जो है वो डिसइल्यूजन है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? शी जिनपिंग सत्ता में आने से पहले 2012 में वो सत्ता में आए, उसके पहले चाइना काफी हद तक ओपन था। चाइना में इनोवेशंस या चाइना में डिस्कशन, इकोनॉमिक मैटर पे चर्चा खुलेआम से होती थी। चाइना के पहले प्रेसिडेंट खुलेआम पे वो चर्चा अलाउ करते थे। बट बट
आजकल ये चर्चा कम हो चुकी है। इतना ही नहीं, सुनने में आया कि चाइना ने जॉब नंबर्स भी रिसेंटली देना बंद किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉब नंबर्स भी देना बंद कर चुका है। लिटरली 21% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट जा चुका है। 21% के आसपास तरुण बेकार है, जो युवा है वो बेकार है। मतलब क्या? मैंने हायर एजुकेशन लिया, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, बट इसका कोई गारंटी नहीं कि मुझे कोई अच्छा करियर मिलेगा। तो ऐसे हालत में कौन से बच्चे अच्छे सपने देखेंगे? वो ज़ाहिर है उनका फ्यूचर का होप खत्म ही होता है। इतना ही नहीं, यही बच्चे अलग-अलग रास्ते निकाल रहे हैं अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। इसमें से ही एक क्या है? लाइंग फ्लैट। मतलब क्या? फ्लैट बैठ रहो, ड्रॉपिंग आउट ऑफ द रैट रेस एंड अबंडिंग द मटेरियल एम्बिशन। सीए एग्जाम में आ सकता है। लाइंग फ्लैट मतलब क्या? भाई जो रेस चल रहा है ना, रैट रेस, ये चूहे जैसा सब भाग रहा है, मुझे इसका पार्ट नहीं होना है। मुझे पता है कुछ बदलने वाला नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना है। क्यों? बिकॉज मुझे पता है नहीं होगा। एंड दूसरा है लेटिंग इट रॉट। ये और ज्यादा खराब है, बिकॉज ये एटीट्यूड दिखाता है सेल्फ इंटेलिजेंस का। मतलब भाई ये सुधरने वाली कंडीशन नहीं है, जाने दो। एंड दैट्स रीजन कुछ युवा तो ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई शादी क्यों करनी है, क्यों डेट पे जाना है, एंड जिसके वजह से मैरिजेस में भी डिक्लाइन हो चुका है। एक स्टोरी बीच में न्यूज़पेपर में आई थी, काफी बढ़िया स्टोरी थी कि एक इंसान को पकड़ा गया था फॉर वायलेटिंग द पैंडेमिक कंट्रोल। पैंडेमिक के जो नॉर्म्स है उसे वायलेट करने के लिए एक युवा को पकड़ा गया था। उसे कहा गया कि भाई आपको पता नहीं कि आपने वायलेशन किया है, तो इसकी पनिशमेंट आपको और आपके आने वाले 3 जनरेशंस को मिलेंगे। प्लीज लिसन केयरफुली, आपके आने वाली 3 जनरेशन को भी मिल सकती है। वो युवा ने आंसर दिया, सर डोंट वरी, वी आर द लास्ट जनरेशन। हम ही लास्ट जनरेशन है, मतलब थैंक यू, हम लास्ट जनरेशन है, हमारे बाद कोई नहीं। जाहिर है इससे चाइनीज युवा और लोगों का मूड दिखता है। डेफिनेटली क्या हुआ रहेगा इस वीडियो के साथ, एज यूजुअल उसे हटा दिया, चाइना है भाई। नेक्स्ट, इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने एजुकेशन सिस्टम पे भी कंट्रोल ला चुके हैं। इतना कंट्रोल कि कहा जाता है कि फॉरेन टेक्स्ट बुक बैन हो चुके हैं। ऐसी सारी जिससे उन्हें लगता है कि उनके वैल्यूज से डिविएंट होते हैं, उसे बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, तो शी जिनपिंग की पर्सनल आइडियोलॉजी। यूनिवर्सिटीज को बोला गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप के उन्हें स्ट्रांग होल्ड बनना है, और जो ऑब्वियसली जो लिबरल स्कॉलर्स है उन्हें क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। इतना ही नहीं, इस तरह से पढ़ाओ कि पार्टी को ग्लोरीफाई करना होना चाहिए भाई। मतलब एम ही क्या है, ग्लोरीफाई करना। और अगर कोई नहीं करता तो उसे क्या कहेंगे हम, निहिलिज्म, और इसका कंप्लेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन की भी हालत खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, इससे महिला कैसे छूटती थी फिर। फेमिनिस्ट एक्टिविटी भी स्क्रूटनी के अंडर आ चुका है। मी टू जैसे इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होती, सेक्सिज्म रैम्पेंट है। अगर किसी महिलाओं को जॉब मिलना होता है ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत मुश्किल है। पूछा जाता है आप मैरिड हो क्या, आपके बच्चे हैं क्या, बहुत सारी चीज़ें। इतना ही नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि पॉलिट ब्यूरो में जो सबसे बड़ा बॉडी होता है, उसमें कितनी महिलाएँ हैं? ये दिखाता है महिला की स्थिति भी चाइना में। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया विद इन चाइना सर। बाहर तो हमने सुना था कि मैंड्रीन वगैरह बहुत जोर शोर से पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? बिकॉज उनको लगता था इससे उनको अच्छी जॉब मिलेगी। बट आजकल वो भी कम हो चुका है। क्यों? भाई चैट जीपीटी जो आ गया, गूगल ट्रांसलेट, वो काम आजकल वो करता है, तो आपकी क्या जरूरत है। बट प्लीज लिसन, ये लैंग्वेज जो होता है एक सॉफ्ट पावर होता है, एंड चाइना यही पे सबसे बड़ा लैक कर रहा है। कैसे? अगर आप साउथ कोरिया देखेंगे, बहुत ही छोटा सा देश है चाइना के बाजू में, बट इसका पैरासाइट मूवी हो या फिर स्क्विड गेम, आई होप स्क्विड गेम तो नेटफ्लिक्स पे सभी ने देखा होगा, जो कि काफी पॉपुलर हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स को इसने काफी अच्छे सब्सक्राइबर भी दिए थे। एंड आजकल यूएस में कहा जाता है कि कोरियन लैंग्वेज मैंडरिन से ज्यादा पढ़ी जाती है। एक छोटा सा देश, बट उसने इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर डेवलप की है।
देन कम्स द नेक्स्ट कि चाइना में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अरे कैसे होगा भाई? क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लोगों के लिए नहीं प्लीज़ करोगे, आप क्या चाहते हैं? भाई कम्युनिस्ट पार्टी इससे खुश होनी चाहिए, मतलब मूवी बनाओगे तो खुश कौन होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो कैसा होगा? ये नहीं हो सकता। यूएस का हॉलीवुड या इंडिया का बॉलीवुड ये एक सॉफ्ट पावर का ज़रिया है। दोनों देशों को फ़ायदा हुआ है, बट यहाँ पे उतना दिखता नहीं। एक छोटे से कोरिया एंड साउथ कोरिया ने भी करके दिखाया, बट चाइना को आज तक वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इतना ही नहीं इस पे कम, इसलिए जैसे ही अमेरिका को ये पता है, तो अमेरिका और हॉस्टाइल होने लगा। क्यों? बिकॉज़ आप किसको टारगेट कर रहे हैं? अमेरिका इज़ नंबर 1, चाइना इज़ नंबर 2 इकोनॉमी, दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। क्या यूएस छोड़ेगा? नहीं। जितना ये गैप कम होता जाएगा, उतना यूएस चाइना को चोक अप कर देगा। चाइना के जो पार्ट्स है, मेन स्ट्रैटेजिक एरिया, जैसे कि चिप मेकिंग, टेक्नोलॉजी, ये चाइना को अलाउ ही नहीं करेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूएस में इनोवेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे टॉप 10 कंपनी से बहुत सी अच्छी कंपनी यूएस के, बिकॉज़ यूएस में इनोवेशन अलाउड है। वहाँ किसी का रिलीजन, किसी कास्ट या कोई कौन से देश से ये नहीं देखा जाता, वो क्या काम करता है ये देखा जाता है। वहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिबेट और डिस्कशंस अलाउड होते हैं, क्रिटिसिज्म अलाउड होते हैं। बट चाइनीज़ इकोनॉमी क्या है? सेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमी है, तो सेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमी कॉपी कर सकती है, बट इनोवेशन में उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इनोवेशन करना उनके लिए उतना आसान नहीं होता। सो जैसे ही चाइना कैचअप करने के लिए जाएगा यूएस को, यूएस और ये स्ट्रिंजेंट वॉर करेगा। वॉर डज़ नॉट मीन एक्चुअली मिलिट्री, बट अदर तरीके भी होते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर हमने तो आपने शुरुआत में ही कहा कि राइज़ ऑफ चाइना बहुत अच्छा था 9% से। अरे मैं ही क्यों भाई? इवन गोल्डमैन सैक जो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसने 12 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि 2026 को ही चाइना क्या करेगा? यूएसए को ओवरटेक कर देगा। ये उनके प्रेडिक्शन है, प्लीज़ मेरे नहीं। इसका मतलब वो गलत है क्या? नहीं। उस वक़्त के अंदाज़ के अनुसार उन्होंने प्रेडिक्ट किए होंगे। क्या कहा था? 2026 में ओवरटेक करेगा और 2050 में तो 50% और बड़ा होगा। बट यही गोल्डमैन सैक आज कह रहा है कि नहीं, अब ये 2035 को ओवरटेक कर सकता है। और बहुत सारे थिंकर्स को तो ऐसा लगता है कि भाई चाइना ओवरटेक करना इतना आसान नहीं है। शायद ये हो सकता है कि पीक पे जाने से पहले ही चाइना का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। तो चाइना मे बी अ ग्रेट पावर, बट सुपर पावर होना इतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों? चाइनीज़ गवर्नमेंट को यह बातें समझती नहीं क्या? यस, बट शी जिनपिंग को लगता है कि चाइना को किसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? इकोनॉमिक पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद अमेरिका। मतलब वो बच्चों को कहते हैं कि भाई उनका पैम्परिंग वगैरह बंद कर दो, आपको काम करना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, चाइनीज़ ड्रीम के लिए आपको जीना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में पोटेंशियल इकोनॉमिक या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। बट ऐसे बाय फोर्स से सभी काम होता है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। नेक्स्ट, अगर चाइना में इकोनॉमी, अगर चाइना दुनिया की नंबर 2 है, चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल माना जाता है, तो चाइना में इतनी क्राइसिस होगी, तो क्या दुनिया इससे दूर रह सकेगी? नहीं। कहाँ जाता है इसका इम्पैक्ट डेफिनिटली होगा। अगर चाइना की इकोनॉमी नीचे जाती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी भी नीचे तो थोड़ा बहुत आएगी। रीज़न बताता हूँ, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल। अभी चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर नीचे जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी सेक्टर नीचे जा रहा है, मतलब सीमेंट, स्टील जो कि मेटल्स है, वो सारे मेटल्स की उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? लेस हो गई। अगर मेटल्स की रिक्वायरमेंट लेस हो गई, बाकी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट लेस हो गई, तो जो अफ्रीका से वो लेके आते थे, ऑस्ट्रेलिया से वो इंपोर्ट करते थे, वो सारे अफ्रीकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, उनका भी तो लॉस होगा। और ये क्लियरली दिख रहा है जर्मनी का डिक्लाइन। देन कम्स द नेक्स्ट, क्या फिर से 2007-8 जैसा इश्यू आएगा? लगता तो नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्यों? बिकॉज़ प्रॉपर्टी मार्केट में वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका बहुत ही कम एक्सपोज़र है। तो ये एक अच्छी बात है, एक्सपोज़र काफ़ी हद तक कम है, ये अच्छी बात है। देन कम्स द लास्ट पॉइंट कि सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है भाई, क्या? अगर इश्यू है तो उसका सॉल्यूशन तो होगा ही। प्रॉपर्टी सेक्टर, शैडो बैंकिंग, इसका इश्यू आ रहा है, तो भाई शॉर्ट टर्म में एक काम करो ना, उनको डिफ़ॉल्ट से रोको। कैसे रोक सकते हैं? बैंक्स और गवर्नमेंट एक साथ काम कर सकते हैं। हाउसिंग इन्वेस्टमेंट जो आपने स्ट्रिंजेंट कर चुका है, थोड़ा-सा ईज़ करो।
और लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है? लॉन्ग टर्म में आपको वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो करने ही होंगे। इतना ही नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग भी देनी होगी। आज ये हालत हो चुका है कि जो फ्लैट की प्राइस 2000 में कुछ थी, वो 3-4 गुना अगर बढ़ेगी तो कैसे? इससे हुआ क्या है? लिसन केयरफुली। चाइना में कहा जाता है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, मतलब टायर 1 मतलब सबसे महँगे सिटीज़, नंबर 2 महँगे सिटीज़। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? भाई यहाँ अफोर्डेबल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं। उसका विकास हो रहा है, बट ओवरऑल क्या दिखा रहा है भाई? प्राइसेस इतनी बढ़ेगी तो लोग परचेज़ नहीं करेंगे। नॉट ओनली दैट, आपको प्राइवेट बिज़नेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी और फॉरेन इन्वेस्टर, इनके हित का भी ध्यान रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी काफ़ी रखनी होगी, तो ही आप इस सिचुएशन से बाहर आते हैं। नॉट ओनली दिस, इवन स्टूडेंट्स के बारे में भी आपको सोचना होगा। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या, आपके सामने ये मेंस में आपको काफ़ी काम आएगा। सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो प्लीज़ कॉज़ इफ़ेक्ट में पढ़ो। प्रॉपर्टी क्राइसिस हुआ है, शैडो बैंकिंग का इश्यू हो चुका है, तो वो कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया। डिफ्लेशन हो चुका है, मतलब क्या? जो तो इन्फ्लेशन से भी बहुत खराब है, जहाँ पे डिमांड भी कम हो रही है, जहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरऑल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। डज़ दैट मीन ये जापनिफिकेशन नहीं, जापान की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 21% के आसपास है। सो ऑब्वियसली पढ़ाई-लिखाई बहुत की, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं है, तो क्या होगा? मोटिवेशन ही नहीं है, तो रिएक्ट कैसे किया आपने? लाइंग फ्लैट और लेट इट रॉट। महिलाओं की हालत क्या है? वो भी खराब है, देखिए हमने। लीडरशिप स्टाइल डिक्टेटर, आज चाइना में क्या नहीं है? चाइना को 1979 में एक बहुत ही अच्छा लीडर थे, वो थे डेंग ज़ियोपिंग, जिन्होंने चाइना को काफ़ी अच्छे रिफ़ॉर्म किए थे। बट 2012 में जो शी जिनपिंग आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं माओ के जैसे स्टाइल परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ऐसे लगता है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। और शायद इससे ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चाइना में गलत जा रही है, सारी नेगेटिव जा रही है, सरकार के खिलाफ जा रही है, युवा वर्ग भी शायद खिलाफ जा रहा है। बीच में A4 कैंपेन हुआ था। सो डोंट थिंक, कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है चाइनीज़ लीडरशिप से कुछ गलती हो जाए। कैसे? से फॉर एग्ज़ाम्पल ताइवान के बारे में वो थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो जाए, कुछ गलती कर दें। इतना आसान नहीं है, बट कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर घर में जो इतने सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाना है, तो बेटर क्या है? बाहर का कोई इश्यू निकालो। नॉट ओनली दिस, डोंट यू थिंक रिसेंटली इवन इंडिया के इंडिया का कुछ प्रदेश उन्होंने मैप में कुछ गलत तरीके से दिखाया हुआ है। चाइना ऐसा क्यों करता है? जानबूझ के चाइना ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा है। सो डोंट थिंक, ये गलतियाँ चाइना शायद कर सकता है या शायद कर रहा है, ऐसे लग तो रहा है। देन कम्स द लास्ट पॉइंट कि सर मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी डिक्लाइन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका आंसर आपको देना है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हमने लिखा है कि कौन-सा रीज़न है जिससे चाइना का आज ये हालत हुआ है या नहीं हुआ है? प्रॉपर्टी क्राइसिस रीज़न है, डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन या शैडो बैंकिंग? एक आंसर आपको पिकअप करना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।